Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamu alaikum friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट पाकिस्तान पिनल कोड एंड टॉपिक कज़फ एंड इट्स काइंड एंड प्रोसीडिंग ऑफ कज़फ। जैसे कि इससे पहले मेरा हद एंड ताज़ीर के ऊपर लेक्चर अपलोड हुआ और मैंने बोला कि नेक्स्ट मेरा लेक्चर कज़फ के ऊपर होगा। तो बेसिकली ये हद के साथ डील करता है और कज़फ जो स्पेसिफिकली एक पनिशमेंट इम्पोज की गई है ऐसे झूठे शख्स के ऊपर, ऐसे ख़यानतकार और बहतान लगाने वाले शख्स के ऊपर जो किसी की रेप्यूट के ऊपर हमला करता है। बहुत सारे और केसेस हैं जिनके अंदर कज़फ की प्रोसीडिंग नहीं होती, बट एक कज़फ जो जिना के स्पेसिफिकली जुर्म के अंदर इसको इम्पोज किया गया ताकि कोई भी शख्स किसी के ऊपर इतना बड़ा झूठ का पलंदा ना बांध सके, इतना बड़ा इसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगा सके किसी के ऊपर। बेसिकली जो कज़फ की सारी स्नैरियो है, जो इसकी प्रोसीडिंग है, वो जिना के गिर्द घूमती है कि ऐसा शख्स जो किसी के ऊपर जिना करने का इल्ज़ाम लगाता है, किसी को दोषी या किसी को मुजरम ठहराता है कि इस शख्स ने जिना किया और मैंने देखा है या मैं जानता हूँ, और फिर वो शख्स उसको प्रूफ ना कर पाए और वो तज़कियतुल शहूद के जो विटनेस हैं उनको वो ना ला पाए, उनको वो अगर वो गवाह लेकर आता है तो वो उसके गवाहान तज़कियतुल शहूद के ऊपर पूरा नहीं उतरते और वो उस मियार को, उस स्टैंडर्ड को जो तज़कियतुल शहूद के अंदर मेंशन कर दिया गया इस्लाम में, उसको फुलफिल नहीं कर पाते, उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ऐसी सूरत में वो शख्स, याद रखिएगा कि गवाहान के ऊपर प्रोसीडिंग नहीं होगी। जो शख्स ये इल्ज़ाम लगा रहा है, जो इस क्राइम का इनिशिएट कर रहा है, जो इस जुर्म की इब्तदा कर रहा है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की, तो जस्ट उसी शख्स के ऊपर इस जुर्म की जो प्रोसीडिंग है वो एप्लीकेबल होगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको अपनी फीस बताता चलूँ लेक्चर की। अब चूंकि मेरे तमाम लेक्चर्स पेड हैं तो मेरे हर लेक्चर्स की एक मखसूस फीस है जिसको मैंने 3 कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया है। पहला स्टेप, पहली कैटेगरी, कम से कम आपने डोनेशन करनी है 10 रुपये की। कम से कम किसी भी शख्स को अपने घर में, बाहर, जो भी आपको कोई शख्स मांगने वाला या बगैर मांगे नजर आए, कम से कम इसकी ये रुपीज़ है 10 रुपीज़, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है मेरी फ़ी का, वो ये है कि कम से कम 2 लोगों की अपने हेल्प करनी है, जितना आपके लिए पॉसिबल हो सके, जितना भी पॉसिबल हो सके। अगर ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो रहा, इवन मुस्कुरा कर आप मिल रहे हैं, ये भी हेल्प के लिए काफ़ी है। किसी को सलाम कर लिया, ये भी किसी की हेल्प के लिए काफ़ी है। थर्ड जो मेरी पॉइंट है फ़ी का, वो है कि मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका साया हमेशा मेरे सर पर कायम रहे, और थोड़ी सी दुआ मेरे लिए भी। लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। अगर आपके नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अवेलेबल नहीं है तो मेरे नंबर के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, या मैं यहाँ पर एक नंबर लिख दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करके नोट्स मंगवा सकते हैं पार्सल। लाहौर के अंदर बहुत सी डिफरेंट बुक शॉप्स के ऊपर मेरे नोट्स अवेलेबल हैं। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अपना पार्ट लिखकर, तो मैं आपको PDF की सूरत में नोट सेंड कर दूंगा, आप उनके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कज़फ, इट्स काइंड एंड प्रोसीडिंग। कज़फ चूंकि एप्लीकेबल होता है सिर्फ ऐसे शख्स के ऊपर जो जिना का इल्ज़ाम लगाता है किसी के ऊपर, या जिना करने का किसी को मुजरम ठहराता है कि इसने जिना किया और फिर वो उसको प्रूफ नहीं जब कर पाता, तो ऐसी सूरत में इस्लाम के अंदर उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीडिंग है जो कज़फ कहलाती है। कज़फ की प्रोसीडिंग के तहत अगर वो प्रूफ ना कर पाए, वो अपने इल्ज़ाम को साबित ना कर पाए, उन 4 गवाहान की सूरत में जो इस्लाम के अंदर मेंशन है, जिस तरीके से गवाहान का होना और जिस तरह के गवाहान का होना ज़रूरी है, वो सब कुछ लिख दिया गया तज़कियतुल शहूद में। तो अगर वो उस तज़कियतुल शहूद की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता अपने उस इल्ज़ाम लगाए हुए जुर्म को साबित करने के लिए, तो देन इमीडिएटली, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखना ज़रूरी है कि हर जुर्म के लिए स्पेसिफिक एविडेंस का, स्पेसिफिक विटनेस का, या जो इस्लामिक जुराइम है जो हदूद के अंदर आते हैं उनके लिए स्पेसिफिक गवाहान का होना ज़रूरी है। बट कज़फ एक ऐसा वाहिद जुर्म है जिसके लिए किसी गवाह का, किसी एविडेंस का होना ज़रूरी नहीं है। कज़फ ऐसे ही है जैसे कन्फेशन है। कन्फेशन मीन, अब कज़फ को मैं कन्फेशन क्यों कह रहा हूं, ये इस तरह से कन्फेशन है कि कज़फ का इल्ज़ाम लगाने वाला सबसे पहले तो इस चीज़ को पहले एडमिट करता है, पहले इस चीज़ का कन्फेशन करता है कि अगर मेरा इल्ज़ाम झूठा हुआ तो मेरे ऊपर यह सज़ा नाफिज कर दी जाए। तो वो इम्प्लाइडली, अनइंटेंशनली, या जैसे भी आप उसको कह लें, उसकी नीयत थी या नहीं, या उसको नॉलेज था या नहीं था, जो भी है, बट कज़फ की जो प्रोसीडिंग है, अगर कोई शख्स किसी के ऊपर लगाए हुए इल्ज़ाम को प्रूफ नहीं कर पाता, साबित नहीं कर पाता, तो देन किसी इजाफी विटनेस की जरूरत नहीं, किसी इजाफी गवाह की जरूरत नहीं। उसी प्रोसीडिंग के अंदर, उसी कोर्ट के अंदर, उसी मजमे के अंदर उस शख्स के ऊपर जिसने इल्जाम लगाया है किसी मर्द के ऊपर या किसी औरत के ऊपर, किसने जिना किया है या ये जिना का मुर्तकिब हुआ है, तो इल्जाम लगाने वाले के ऊपर इमीडिएटली, अगर वो प्रूफ नहीं कर पाता, अगर वो विटनेस नहीं ला पाता, तो उसके ऊपर इमीडिएटली कज़फ की प्रोसीडिंग इंपोज कर दी जाएगी। कज़फ की पनिशमेंट जो है उसको मिल जाएगी। मीनिंग ऑफ कज़फ मेरे नोट्स के अंदर जो इसकी सेकंड हेडिंग है,
मीनिंग ऑफ कजफ, कजफ मीन थ्रोइंग आउट, किसी के ऊपर कुछ फेंकना, उछालना, कीचड़ उछालना, किसी की जात किरदार के ऊपर इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना किसी के ऊपर। डेफिनेशन ऑफ कजफ, कजफ मैंने आपको बता दिया कि अपने अल्फाजों से इन रिटन फॉर्म या ऑरली आप बोलकर किसी के ऊपर जब इल्जाम लगाते हो कि फलां शख्स ने, फलां मर्द ने, फलां औरत ने फलां के साथ जो है ये जुर्म कमिट किया है, जिना किया, तो ऐसी सूरत में वो जो आपकी प्रोसीडिंग है अगर आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते बाद में, तो वो कजफ की सेंस के अंदर आएगी, कजफ कहलाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है जी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कजफ। कजफ के जो रिक्वायरमेंट एलिमेंट हैं, जिन एलिमेंट्स का कजफ के अंदर होना जरूरी है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो इसका इसेंशियल एलिमेंट है, देयर शुड बी एक्विजिशन ऑफ जिना, जो इल्जाम लगाया गया है वो जिना से रिलेटेड हो, किसी और जुर्म से, चोरी, डकैती, रॉबरी का नहीं, स्पेसिफिकली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया उसके अंदर जिना का होना, जिना के इल्जाम का लगाया होना जरूरी है। तो कजफ तभी प्रोसीड होगा, कजफ तभी एप्लीकेबल होगा कि अगर जिना का इल्जाम होगा। कोई और इल्जाम होगा वो डेफामेशन में फॉल करेगा, वो रिप्यूटेड जो सेक्शंस हैं उनके अंदर फॉल करेगा, लेकिन स्पेसिफिकली जिना का होना इस कजफ की प्रोसीडिंग के लिए जरूरी है। इसका जो फर्स्ट इसेंशियल है। नेक्स्ट इसेंशियल है जी एक्विजिशन शुड बी फॉल्स, जो इल्जाम लगाया गया वो झूठा साबित हो जाए। कजफ की प्रोसीडिंग का ये मैं बता रहा हूं कि कजफ की प्रोसीडिंग के लिए कौन कौन से इसेंशियल्स का होना या उन इसेंशियल्स का फुलफिल होना जरूरी है। नेक्स्ट इसेंशियल है जी एक्विजिशन शुड बी फॉल्स, जो एक्विजिशन है, जो इल्जाम लगाया गया है वो झूठा हो, बेबुनियाद हो। उसके बाद एक्विजिशन शुड बी क्लियर बाय वर्ड, जो एक्विजिशन इल्जाम लगाया गया वो उसके अल्फाज साफ हो, मतलब कि इंप्लाइडली नहीं कि मुझे लगता है इसने कोई गलत काम किया है, मुझे लगता है ये लड़का और लड़की जो है ना, मतलब वो जो अल्फाज है इतने क्लियर हो जिससे ये जो भी सेंसेबल पर्सन है वो समझ सके कि ये उसके ऊपर जिना का इल्जाम लगा रहा है। अच्छा, इस चीज को समझना मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग ऐसे जिनको आप कह लें कि मीसना कह लें कि ये इनकी जो वर्डिंग है ये बड़ा कुछ सब कुछ कह भी जाते हैं और कुछ कहते भी नहीं है, तो वो लोग भी इसके अंदर कैसे फॉल होंगे? अगर जो उनका सीक्वेंस है, उनका जो कहने का, उनकी बात करने की जो प्रोपोजिशन है वो इस तरह की हो कि सामने वाले के माइंड को, जैसे कि कोई शख्स ये बात करता है, कोई लड़का किसी दूसरे दोस्त से बात करता है कि ये लड़का फलां लड़की के साथ फलां जगह पर गया था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया है। अब कुछ ना कुछ किया डेट मीन कि एक लड़का अगर लड़के के साथ किसी कमरे में किसी जगह पर जाता है तो उन्होंने आपस में जिना ही किया होगा, सामने वाला ये समझ जाएगा, तो इसके लिए जिना का बोलना जरूरी नहीं है। तो कोर्ट ने अपनी एक रिप्यूटेड जजमेंट के अंदर इसका हवाला दिया है कि ऐसे अल्फाज कहना जो जिना से डील करते हो, जो जिना की लैंग्वेज से डील करते हो, तो वो भी कजफ के अंदर फॉल कर सकती है, वो प्रोसीडिंग भी कजफ के अंदर लाई जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन भी कजफ के अंदर आ सकती है। आपके जो ऐसे अल्फाज अगर आपने वाज़ेह तौर पर नहीं बोला कि फलां शख्स ने फलां के साथ जिना किया है या फलां फलां के साथ जो है उसके साथ इंटरकोर्स उसने किया है, उसके साथ उसने ऐसा जुर्म किया है, तो बट आपके अल्फाज ऐसे हैं कि लोग समझ जाएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हो, आप बोल क्या रहे हो, तो वो आपके अल्फाज, वो आपकी बातें भी कजफ की प्रोसीडिंग के अंदर आ सकती है। कजफ की प्रोसीडिंग दो तरह से इंप्लीमेंट होगी। फर्स्टली कि आप खुद से कोर्ट में जाते हो, काजी के पास जाते हो और ये इल्जाम लगाते हो कि फलां शख्स ने फलां के साथ ये किया और मेरे पास ये गवाहान है, अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते तो आपके ऊपर कजफ की प्रोसीडिंग होगी। एक दूसरा, आप लोगों को ये बताते हो और जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, सिलेंडर जो है, जो जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तोहमत लगा रहे हो आप, वो कोर्ट में जाता है कि फलां शख्स मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है, इसके बोले कि कोर्ट में अगर प्रूफ करे, अदरवाइज इसके ऊपर कजफ की प्रोसीडिंग अप्लाई की जाए। तो दो तरह से कजफ की प्रोसीडिंग को लॉन्च किया जा सकता है। जो थर्ड हेडिंग थी मैंने बता दी, सब हेडिंग जो है क्रिएट बाय वर्ड्स, अल्फाजों की सूरत में या इन रिटन फॉर्म किसी भी तरह से वजाहत हो कि वाकई ही ये जो बात है ये जिना की तरफ, फॉर्निकेशन की तरफ या इंटरकोर्स की तरफ जा रही है। एक्विजिशन शुड बी हार्म ऑफ द रेपुटेशन, अगर कोई शख्स उसके जो अल्फाज हैं, उसकी जो एक्विजिशन है, इल्जाम लगाने वाले जो इल्जाम लगा रहा है वो इतनी संगीन हो कि उस जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है उसकी रिप्यूट जो है वो डैमेज हुई हो, रिप्यूट उसकी खराब हुई हो। लाइक ये नहीं कि इल्जाम लगाने वाला अपने रूम के अंदर बैठा ये कह रहा है कि फलां शख्स ने फलां के साथ ये काम किया और जो जिसके ऊपर इल्जाम लगाया वो कोर्ट में चला जाए कि इसने अपने, मतलब वो जो अल्फाज है इल्जाम लगाने वाले के वो इतने पब्लिकली हो कि सोसाइटी के अंदर जुबान ज़दाम बन जाए, जिससे जिस पर इल्जाम लगाया गया उसकी रिप्यूट खराब हुई हो, उसकी इज्जत को धचका पहुंचाओ, तो ऐसी सूरत में सिर्फ कजफ की प्रोसीडिंग होगी। अगर कोई शख्स अपने दिल में कह रहा है या अपने रूम के अंदर बैठा कह रहा है या अपने आप से बातें कर रहा है जिससे सामने वाले की रिप्यूट खराब नहीं हुई, उसकी इज्जत के ऊपर कोई धचका नहीं लगा, या वो सामने वाले को ही सिर्फ कह रहा है, इसके अलावा उसने किसी और से ये बात नहीं की, उसको उससे पूछने की सेंस में ये बात कर रहा है कि आया तुमने किया या नहीं किया, तो ऐसी सूरत में जहां पर सामने वाले की इल्जाम जिस पर लगा हुआ है उसकी रिप्यूट अगर खराब नहीं हुई, उसकी रिप्यूट के ऊपर कोई आंच नहीं आई, तो फिर भी कजफ की प्रोसीडिंग लॉन्च नहीं होगी। कजफ की प्रोसीडिंग के लिए जरूरी है कि सामने वाले की इज्जत खराब हुई हो, उसकी इज्जत को धचका लगाओ।
नेक्स्ट हेडिंग है जी काइंड ऑफ कजफ। कजफ की कितनी काइंड्स है? कजफ लाइबल टू हद, कजफ हद के लाइबल भी हो सकती है, इसके ऊपर हद भी इन्फोर्स हो सकती है, और कजफ लाइबल टू ताजीर, ताजीर के सेंस के अंदर भी कजफ के अंदर सजा दिलवाई जा सकती है। कजफ लाइबल टू हद, हद के अंदर ये कब फुलफिल होगी? फर्स्ट इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि तज़कियतुल शुहूद के विटनेस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। अगर वो फुलफिल नहीं होंगे तो हद के अंदर तो ये बिल्कुल नहीं आ सकती। तो लिहाजा अगर आप इसको हद के अंदर लेकर आना तो तज़कियतुल शुहूद के विटनेस का होना बहुत जरूरी है। कजफ लाइबल टू हद, adultery intentionally and clearly commits कजफ of zina against a person who never having sexual intercourse except his lawful wedded spouse, such kind of कजफ is liable to हद। अगर कोई शख्स किसी के ऊपर ये इल्जाम लगाता है कि इसने फलां औरत के साथ ये जुर्म कमिट किया है, इंटरकोर्स किया है, जिना किया है, और वो जो औरत है उसकी लॉफुल रिलेशन के अंदर है, लाइक उसकी बीवी है, मतलब इस तरह से उसके साथ रिलेशन है, तो ऐसी सूरत में भी कजफ की प्रोसीडिंग लॉन्च हो जाएगी उस शख्स के ऊपर, और ये हद की सेंस के अंदर आएगी। पनिशमेंट लाइबल टू हद, अगर कोई शख्स किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है और फिर 4 गवाहान से वो प्रूफ भी कर देता है तो देन कजफ की प्रोसीडिंग नहीं। अगर 4 गवाहान की सूरत में वो प्रूफ नहीं कर पाता, जो तज़कियतुल शुहूद के गवाहान है जिनका होना जरूरी है, देन कजफ की प्रोसीडिंग लॉन्च होगी। और कजफ की प्रोसीडिंग क्या है? 80 स्ट्रिप्स और लैशेस, यानी कि 80 कोड़े उसको मारे जाएंगे। ये मैक्सिमम पनिशमेंट है कजफ की हद के अंदर। कंडीशन इन विच हद शैल नॉट बी इम्पोज या एप्लीकेबल, ऐसी कंडीशन जहां पर जो हद है वो इम्पोज नहीं होती। फर्स्टली कंडीशन कि अगर अपने किसी रिलेटिव्स के ऊपर इल्जाम लगाया जाए, क्योंकि हद के लिए जरूरी है कि हद एक तो अपने रिलेटिव्स के अंदर इम्पोज ही नहीं होता, बाप बेटे के अंदर, माँ बेटी, बेटा माँ, बाप बेटी, ये जो क्लोज ब्लड रिलेशन होते हैं इनके अंदर हद इन्फोर्स नहीं होता। अगर ये आपस में कत्ल करते हैं, इनके कुछ और मामला हैं जो हद की सेंस में आते हैं, तो इनके ऊपर हद की पनिशमेंट नहीं होगी, फिर वो ताजीर के सेंस के अंदर जाएगा। और ये आज का प्रिंसिपल नहीं है, ये कबल अज प्रिंसिपल है, ये तब भी का प्रिंसिपल है जब से इस्लाम वजूद में आया, जब से इस्लाम बना, तब से ये हद का प्रिंसिपल है कि रिलेटिव्स के अंदर हद जो इन्फोर्स नहीं होगा। तो कजफ की जो इन्फोर्सिबिलिटी है जहां पर नहीं ये इन्फोर्स होगा, फर्स्टली अगेंस्ट ऑफ हिज रिलेटिव्स, अपने किसी रिलेटिव्स के अगेंस्ट बनाया गया हो, अपनी माँ बहन बीवी बच्ची बेटी के खिलाफ या अपने किसी ब्लड रिलेशन के खिलाफ। सेकंड, जो स्लैंडर्ड पर्सन है, जो इल्जाम लगाने वाला पर्सन है, वो जुडिशियल ट्रायल के दौरान ही उसकी डेथ हो गई हो। थर्ड, एलिगेशन प्रूफ इज ट्रू, जो इल्जाम लगाया गया वो जो जुर्म इल्जाम लगाया गया वो जुर्म साबित हो गया, उसकी जो एलिगेशन है, जो उसका इल्जाम है वो सच्चा साबित हुआ हो। थर्ड, इसकी जो किसी में जो इल्जाम लगाने वाले अपने केस को विड्रॉ कर ले, केस को वापस ले ले कि मैं फर्दर प्रोसीड नहीं करना चाहता, तो इस सूरत में वो अपना तहरीरी माफीनामा सबमिट करवाएगा कोर्ट के अंदर या काजी के पास। द नंबर ऑफ विटनेस आर लेस देन 2, अगर नंबर ऑफ विटनेस जो है वो 2 से कम है तब भी हद जो है वो इन्फोर्स नहीं होगी, फिर ताजीर की सूरत में उसको सजा दिलवाई जाएगी। तो थर्ड, जो इसकी एक किस्म जो मैंने बताई कि सिलेंडर अगर अपना केस विड्रॉ कर लेता है तो ऐसी सूरत में हद इन्फोर्स नहीं होगी, लेकिन ताजीर की सूरत में सजा फिर भी हो सकती है। ये बात याद रखिएगा कि ये जो 4 मैंने आपको बताई है 5 इकसाम, यहां पर हद नाफिज नहीं होगी बट ताजीर के अंदर जाएगा। अगर इल्जाम लगाने वाला इल्जाम तो लगाता है, केस चलता है, बट वो विड्रॉ कर लेता है, वापस ले लेता है, तो ऐसी सूरत में भी हद नाफिज नहीं होगी, फिर उसके ऊपर ताजीर की प्रोसीडिंग जो है वो लॉन्च की जाएगी, ताजीर की प्रोसीडिंग उसके ऊपर स्टार्ट की जाएगी। हु कैन फाइल अगेंस्ट कजफ, कौन कजफ के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? अगर स्लैंडर्ड जिस पर इल्जाम लगाया गया वो जिंदा है तो वो खुद भी फाइल कर सकता है या उसकी बिहाफ के ऊपर भी कोई फाइल कर सकता है। अगर स्लैंडर्ड मर चुका है, वो उसकी मौत वाक़या हो गई है, तो उसके असेंडेंट और डिसेंडेंट्स यानी कि उसके अबाओ इजाद में से या उसके बच्चों में से भी कोई केस फाइल करके स्लैंडर्ड को सजा दिलवा सकता है, इल्जाम लगाने वाले को सजा दिलवा सकता है। कजफ लाइबल टू ताजीर, कजफ लाइबल टू ताजीर कब होगा? पहली बात तो ये कि जब ये हद में फाल नहीं करेगा तो वो इमीडिएटली ताजीर के अंदर फाल कर जाएगा। दूसरा, अगर कोई ऐसी एविडेंस और ऐसी टेस्टिमनी नहीं है, मतलब ये जानना मुश्किल है कि आया जो इसने इल्जाम लगाया वो सच है या झूठ, या 4 गवाहान ये लेकर आया, 4 गवाहान तो मौजूद है लेकिन एक गवाह की जो गवाही है वो इतनी रिलायबल नहीं है, इतनी ऑथेंटिक नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो भी एक तज़कियतुल शुहूद की रिक्वायरमेंट को फुलफिल जब नहीं कर रहा होगा तो इमीडिएटली ये कन्वर्ट हो जाएगा ताजीर के अंदर, तो फिर इसको ताजीर के अंदर सजा दिलवाई जा सकती है। पनिशमेंट ऑफ ताजीर, ताजीर के अंदर जो पनिशमेंट है वो 2 साल कैद, और जो कैद है वो रेग्रेस पनिशमेंट होगी, सख्त कैद होगी, सख्त सजा दी जाएगी इसको, और फाइन भी हो सकता है। और ताजीर के अंदर भी 40 स्ट्रिप की गुंजाइश है, ताजीर के अंदर भी 40 जो स्ट्रिप है या लेशीज है वो मारे जा सकते हैं, 40 कोड़े मारे जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट्स, किसी भी पनिशमेंट्स का जो ऑब्जेक्ट है, ये मेरा कम्प्रीहेंसिव लेक्चर भी है, मैं फर्दर भी बताता रहता हूँ अपने हर लेक्चर्स के अंदर। इल्ज़ाम लगाने वाले से या जुर्म करने वाले से सोसाइटी को महफूज रखना, पहला ऑब्जेक्ट, माशरे को महफूज रखना, मुल्क को महफूज रखना। दूसरा ऑब्जेक्ट है लोगों को महफूज रखना, उनकी इज्जत को, उनके माल और जान को महफूज रखना। थर्ड, लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाना ऑफेंडर से। फोर्थ, पीस एंड इक्वलिटी, अमन को और इंसाफ को राइज करना माशरे के अंदर। मोरालिटी, कल्चर और प्रोटेक्शन, मोरालिटी और कल्चर की प्रोटेक्शन करना।
लाइबिलिटीज ऑफ द पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द पीपल, लोगों के राइट्स की लाइबिलिटीज की प्रोटेक्शन करना। पनिशमेंट इज टू डिस्क्रेस द क्राइम एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज, जो सजा है ये डिस्क्रेस करती है क्राइम को, डीवैल्यू करती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज को कम करती है। बाकी जो सोसाइटी के लोग हैं उनके ऊपर भी ये डर दबाव रखना कि वो माशरे के अंदर जुर्म ना करे, सोसाइटी के अंदर जुर्म ना करे, ये ऑब्जेक्ट होते हैं पनिशमेंट्स के। नेक्स्ट हेडिंग है प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपको बर वक्त मिलते रहें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मेरी फ़ीस को ज़रूर पे किया करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।